सेठी साहब, इंडियन मीडिया की खुसूसन एससीओ समिट पे काफ़ी निगाहें हैं, लेकिन ऐसे में इंडियन मीडिया ही ये रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लेम किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस साल के आखिर में क्वाड समिट के लिए इंडिया विजिट का कोई इरादा नहीं रखते। 4 बार उनकी कॉल्स नहीं उठाई नरेंद्र मोदी जी ने, और आपने ये कहा था एक एनालिसिस में कि क्वाड जो है अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, वो फारिग हो जाएगा, ये इत्तेहाद नहीं रहेगा। अब इस नौयत की खबरों के बाद आप क्या समझते हैं? क्वाड जो है वो अब क्या करेंगे? देखिए, क्वाड बना था कि चाइना को टाइट करने के लिए, और उसके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हो रही थी इंडियन ओशन में, दे वर ऑल गेयर्ड इन अ मिलिट्री सेंस। क्योंकि अमेरिका चाइना को ये धमकी दे रहा था कि तुमने अगर ताइवान लेने की कोशिश की तो फिर हम पड़ जाएंगे सारे तुम्हें। और ये सारा अमेरिकन पॉलिसी जो है रिलेटेड टू दैट वन चाइना पॉलिसी। वो कहते हैं ताइवान हमारा, ये कहते हैं आप हम नहीं, आप मत लेने की कोशिश करें मिलिटरीली। तो उसके लिए क्वाड शॉट बनाया था, बिकॉज वहां जापान भी इनसिक्योर फील कर रहा है, जैसे नेटो वाले इनसिक्योर फील कर रहे हैं फ्रॉम रशिया। हाँ। कि जी ये तो रशियन एम्बिशंस हैं, ये आज यूक्रेन में, कल ही और आगे आ जाएंगे, ये वो वाला। इसी तरीके के साथ जापान भी इनसिक्योर है, और वो इनसिक्योरिटी यही है उनकी कि जी क्यों ये चाइना जो है पहले ताइवान ले लेगा, उसके बाद फिर हमारी तरफ नजर डालेगा। तो लोग वो पुराने जो एटीट्यूड्स है ना, कि बिग पावर्स करते क्या हैं और वॉर्स कैसे शुरू होते हैं और टेरिटरी इज इम्पोर्टेंट, तो वो सोच के बेसिस के ऊपर ये चीजें सारी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर्किटेक्चर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का, सिक्योरिटी का बना था। मगर चाइना ने तो अनाउंस कर दिया ना कि वी आर अगेंस्ट दैट। वो तो बिल्कुल वो पूरा जो आर्किटेक्चर है कहते हैं उसके खिलाफ है, मगर अभी वेस्ट जो है वो तैयार नहीं है उसको यकीन करने के लिए। तो अभी भी वो पुराने घोड़े के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये क्वाड भी उसी खाते में बनाया था। मगर इंडिया हमेशा क्वाड के अंदर मतलब ड्यूबियस था, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो करता था, बिकॉज उन्हें पता था कि वो रीजन, जिस रीजन में बैठे हैं, वहां अगर उनके साथ चाइना के साथ गड़बड़ हो गई कहीं तो, और इन्होंने जो अमेरिका का साइड ले ली, तो जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना तो खा जाएगा इंडिया। वो तो जिस दिन चाहेगा वो पूरी एक प्रोविंस उठा के ले जाएगा इनकी, इनको पता भी नहीं चलना। जो 1962 में हुआ तो उससे भी बुरा होगा इस दफा। चाइना तो बहुत बहुत एडवांस हो गया है, इंडिया इज नॉट अ मैच फॉर चाइना। तो अब इस किस्म की सिचुएशन है, तो इंडिया बड़ा केयरफुल था। तो अब वो समझ आ रही है ना कि क्वाड भी पहले भी फुस था और अब भी फुस ही है। वहां सिर्फ वो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है ना, वो फाइव आइज, वो ठीक है इंटेलिजेंस सोर्सेज, मगर चाइना के खास महाज बनाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खड़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया का कोई थ्रेट नहीं है फ्रॉम चाइना। ये तो अमेरिकनों ने धमकियां दे के इकट्ठा कर लिया है सबको। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल दे आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑन चाइना एंड एक्टिंग एज अ ब्लॉक अगेंस्ट चाइना। अब तो जिस किस्म की चाइना ने जो डिस्प्ले किया है और वो जो परेड होने जा रही है, आप भी बता रहे थे कि 3 सितंबर को विक्ट्री डे। हाँ जी, 3 विक्ट्री डे पे पता नहीं क्या क्या वो दिखाएंगे दुनिया को कि हमारे पास ये मिसाइल्स हैं, ये जहाज है, ये तोपे हैं, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है। वो तो एक पूरा डिस्प्ले भी दिखाएंगे आपको कि हमारी सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं है हमारे ब्लॉक की, वी ऑल्सो हैव मिलिट्री पावर। और चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले उन्होंने पाकिस्तान के जरिए आपको दिखा दिया है कि वो कहाँ है उनकी टेक्नोलॉजी। ऊपर से एआई की भी उन्होंने दिखा दी आपको। सैटेलाइट्स उनके पता नहीं हजारों की तादाद में उन्होंने चढ़ा दिए ऊपर। ऊपर से उन्होंने एम्फिबियस वेसिकल्स, जो टैंक्स जो है उनको पानी पे चढ़ा दिए। वो क्या क्या कर रहे हैं वो यूर, और सिर्फ, और आप जो हैं आप यूर वे बिहाइंड। आप वो अभी भी एक स्टेल्थ फाइटर लेके बैठे हुए। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो 5.5 पे चली गई है। यहाँ तो 4.5 से ऊपर फ्रांस नहीं गया। तो आई थिंक ये द वेस्ट हैज लॉस्ट दिस बैलेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आप देख लें, आप जो टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स हैं, चाइना ने जो ये डीप सीक ऐप बनाई है, इज 10 टाइम्स बेटर देन चैट जीपीटी, इवन ग्रोक। तो इसलिए चाइना इज अनदर वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है वेस्ट हैज लॉस्ट दिस बैटल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अभी पूरा वो हैंगओवर है ना, डॉलर स्ट्रांग है, वेस्टर्न इकोनॉमीज मिलके दे स्टिल कंट्रोल लॉट ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, एंड वो एक कॉलोनियल हैंगओवर भी है कि वी वर वंस रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। मगर ये सारा जो है ना अगले 3-4 साल में आप देखिएगा नजर आना शुरू हो जाएगा, द होल टिल्ट अवे फ्रॉम द ओल्ड आर्किटेक्चर इनटू अ न्यू आर्किटेक्चर। मगर कॉन्फ्लिक्ट होगी। कभी भी इतने बड़ी पैमाने पे ग्लोबल चेंजेस नहीं होते विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट वॉर और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि पुतिन को अलास्का बुला के रेड कारपेट दिखा के ऊपर से जहाज चढ़ा के उसको दिखा के वेलकम करके जप्पी पाल के चुम्मी लेके तो वो जड़ा पुतिन ने सेट कर लेगा। पुतिन पुराना घोड़ा है, पुतिन ने वो भी कर लिया और जाके अपना काम करता, अटैक करता यूक्रेन तो वो तो दे आर हार्ड नोज्ड कॉमिसार्स, पुराने कौमी लोग ने, वो सब समझते हैं इन चीजों को। तो आई थिंक ये जो अलायंस बन रहे हैं अब, आई थिंक अमेरिका एंड द वेस्ट विल फाइंड आउट सूनर और लेटर कि their hegemony, their supremacy finished or is about to get finished in the next 5-10 years. हाँ, हैंगओवर जो है उसका इलाज चाइनीज़ ड्रैगन खामोशी के साथ कर रहा है। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं या खलबली मची है, वहाँ चाइना स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर में किस किस की फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट है। एक हफ्ते के दौरान जब ये विक्ट्री परेड हो जाएगी और ये समिट हो जाएगा तो उसके जो आउटलाइंस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन अब तक की पेशरफ्त क्या है आपने जाना, आपके जहनों में होंगे तो बहुत से सवाल इस नंबर पर भेजे जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है। अच्छा, ये तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, लेकिन ऐसे में चाइना ये भी साबित कर रहा है कि वो दोस्तों और दुश्मनों को एक मेज़ पर लाने की अहलियत रखता है। पॉपुलिस्ट रहनुमा भी आ रहे हैं, ऑटोक्रेट्स भी आ रहे हैं और सभी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और जहाँ सिग्नलिंग हो रही है वो भी आपने बताया कि कौन इसको बगौर देख रहा होगा। पीर को जब नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिल रहे होंगे तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं इस पर। लेकिन सेठी साहब, मॉस्को के लिए इसमें क्या है समिट में? अलास्का के बाद रूस एक बार फिर से रेलेवेंट हुआ और उसके बाद अब जो उनके ऊपर पाबंदियां भी हैं वो तियानजिन में भी खातिर में नहीं लाई जाएंगी, एतराज़ नहीं किया जा सकता। बट एशियाई शराकतदार कितने अहम हैं मॉस्को के लिए? देखिए, ये मॉस्को के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिया आ गया वहाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि वो रूस के ऊपर प्रेशर डाले। तो इसलिए इंडिया का आना वहाँ ये मतलब है कि रूस की ये इट्स ए विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। तो आई थिंक फ्रॉम द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अहम है। मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहाँ भी कोशिश है इनकी कि वहाँ भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए और कम से कम अपने जो जॉइंट इंटरेस्ट है अगेंस्ट अमेरिका वो करें। मगर देखिए ना, इंडिया की क्या प्रॉब्लम है SCO के अंदर, या ये SCO और ये ब्रिक्स के अंदर, पैलेस्टाइन, इजराइल। अब लोगों ने इजराइल को ठीक ठाक कंडेम किया, जेनोसाइड ये इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने अपने तल्लकात इजराइल के साथ बरकरार रखे। अगर किसी के तल्लकात हैं इजराइल के साथ आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स इंडिया। बाकी सब जो है वो कंडेम कर रहे हैं, टर्की भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मगर इंडिया जो है वो उसने अपना एक न्यूट्रल सा स्टांस लिया हुआ है। अब किस हद तक SCO के अंदर या ब्रिक्स के अंदर जहां बाकी सारे कंडेम कर रहे हैं तो क्या होगा? इश्यू ये है कि SCO के अंदर कोई ऐसे फैसले नहीं हो सकते जो यूनानिमस ना हो। तो अगर कल कोई SCO वाले फैसला करते हैं कि हमने कुछ स्टेटमेंट देना है इजराइल के ऊपर या पैलेस्टाइन के ऊपर, और उस स्टेटमेंट के अंदर इंडिया कहता नहीं हम नहीं इस पर साइन करेंगे, तो प्रॉब्लम बन जाता है ना। तो आई थिंक इंडिया का जाना भी इज अ गुड थिंग, और दरार डालना या पूरा उतरना ना वहाँ, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई थिंक इंडिया की इस वक्त पोजीशन बड़ी एम्बिगुअस है। उनको मेरा ख्याल है इंडिया को खुद नहीं पता कि अब उन्होंने करना क्या है। अभी वो हाथ पैर मार रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हम ये किया है कि तू करके देख ले, हम जब हम हैं तो फिर ठीक है। वो इस किस्म की भी मेरा ख्याल है उनका फलसफा है। आई डोंट थिंक उन्होंने इसको सोचा डीपली। ये है मुमकिन है कि वो, क्योंकि अभी तक उनकी डिस्कशंस जारी हैं तजारत के बारे में, वो जो 25% जो पहला लगा है, नॉट द सेकंड 25%, तो उसके ऊपर अभी तक इनकी जो नेगोशिएशंस है वो चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया जो है वो इस वक्त मुश्किल हालात में है। अब देखते हैं इंडिया कैसे बैलेंस करता है सब चीज़ों को। अच्छा, इससे पहले जब भी समिट हुए SCO के किसी भी लेवल के, चाहे फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल के थे, और बात हुई गज़ा की, इसराइल की, तो इसराइल की मजम्मत से इंडिया बाज रहा, जैसे आपने हवाला दिया। रशिया यूक्रेन वॉर की बात हुई तो रशिया की मजम्मत इंडिया ने नहीं की। इसके अलावा पहलगाम अटैक, ये जुलाई में जब ये इजलास हुआ तो पहलगाम अटैक के ऊपर चाहता था इंडिया के पाकिस्तान की मजम्मत की जाए, नाम लेकर बाकायदा उसमें एलामिया में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर इतफाक़ नहीं हो सका, तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी। अब सेठ साहब, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो जाहिर है ये एक मुतबादिल सिस्टम की बात करेंगे, जो आलमी बालादस्ती है या इजारादारी है उसकी टक्कर की बात करेंगे कि उसके मुतबादिल निज़ाम क्या हो सकता है, मुतबादिल रूट्स क्या हो सकते हैं, करेंसी क्या हो सकती है, किसी एक हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि जॉइंट स्टेटमेंट किस नौइयत की आ सकती है? ये मुमालिक मिल बैठकर क्या एक फैसला कर सकते हैं जो सलामती से बढ़कर हो?
डिलीवरेबल्स क्या हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज्यादा आप तवक्को करेंगे कोई बहुत अर्थ शैटरिंग किस्म का स्टेटमेंट आएगा वहां से। जस्ट बिकॉज इंडिया वहां चला गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे यूनाइटेड हो गए हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट आने वाला है वहां से। मेरा नहीं ख्याल। बड़ा सोच समझ के वो स्टेटमेंट आएगा। इनकी कोशिश ये होगी कि सारे साइन ऑफ करें, कोई उस पर डिसएग्रीमेंट ना हो। मगर इंडिया इस वक्त तैयार नहीं है यूक्रेन के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए और इसराइल के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां वो किनारा कर देंगे और जनरल बातें करेंगे और इसकी ऑप्टिक्स के ऊपर ही ज्यादा जोर होगा। उधर ब्रिक्स के अंदर जो कि ज्यादा इकोनॉमिक फोरम, वहां ये हो सकता है कि वहाँ बिकॉज वहाँ पैलेस्टाइन एंड यूक्रेन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डॉलर को की करेंसी को चैलेंज करना, बैंकिंग सिस्टम को करना, इंडिपेंडेंट, दैट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिक्स। तो मेरा ख्याल है यहाँ ये अभी कोशिश होगी कि ये ओवरलैप ना हो, वो अपना काम करें, ये अपना काम करें। ये ज्यादा एससीओ जो है ना, आई थिंक ये ज्यादा ऑप्टिक्स के लिए है। और ऐसे मौके पर हथियारों की नुमाइश, उसके लिए विक्ट्री डे का एहतमाम, उस मौके पर आलमी रहनुमाओं का मौजूद होना, ये क्या मैसेजिंग करेगा? नहीं, कोई खास मैसेजिंग नहीं है। बस वो ये कहना कि अब सारे आ ही गए हैं। इंडिया का जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है और चाइना के अंदर वेरी बिग थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स विक्ट्री परेड, कोरिया के प्रेसिडेंट का आना। आई थिंक ये बेसिकली बताया जा रहा है कि देखें, जब हम हैं तो फिर देखा जाएगा आपको, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और ये शो ऑफ यूनिटी इन शो ऑफ फोर्स हो रही है। मगर इसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अभी मुझे नजर नहीं आ रहे, बिकॉज अभी तो वन साइडेड आप देख रहे हैं ना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और यूरोप की तरफ से रिएक्शंस आने हैं। अभी अभी मैं देख रहा था कि यूरोपियंस जो है वो टफ हो रहे हैं। वो कह ईरान को कह रहे हैं कि आप मान जाए इंस्पेक्शंस और ये और वो। उधर ईरान जो है वो कहता है हम प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब है वो तो ये धमकी दे रहे हैं कि हम बम बनाएंगे भी और टेस्ट भी करेंगे तो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। तो वहां भी तो टेंशन बढ़ती जा रही है बिटवीन द वेस्ट एंड ईरान। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आर गोइंग टू बी वेरी टफ। बहुत टेंशन पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नजर आएंगे। ये यूक्रेन वाली चीज बड़ी सीरियस है और इसी तरीके के साथ इंडिया पाकिस्तान इज आल्सो वेरी सीरियस एंड ये मुझे दोनों की नजर नहीं आता कि शॉर्ट टर्म में कोई रेजोल्यूशन नजर आएगी आपको। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिन ब दिन वो ज्यादा इररिलेवेंट होता जाएगा और ये उसका जो एजेंडा है वो फेल हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा। और इसका ये मतलब है कि वो अग्रेसिव और होता जाएगा। अब देखिए ना, डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप पहले से कमजोर हो गए हैं। अब पहली दफा अब वहां की जो जुडिशरी है उसने कहा कि ये जो तुमने टैरिफ लगा रहे हो तुम्हारे पास पावर ही नहीं है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा शिक जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं ये तो कांग्रेस ही फैसला करती है, आप नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। तो वहां एक कोर्ट ने तो रोक दिया है सारा, मगर उन्होंने स्टे ले ली है और अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कोर्ट था इसमें ज्यादातर जो थे वो उसमें मेरे 11 लोग थे, बेंच था जिसमें से सिर्फ 3 वो थे जो रिपब्लिकन्स ने लगाए थे। तो वहां डेमोक्रेट्स की जो मेजोरिटी थी द जजेस, तो वो यही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के और रिपब्लिकन्स के खिलाफ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस जो हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के लगाए हुए हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम जो कर रहे हैं ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कांग्रेस का हक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप जाएं कांग्रेस के पास, वहां जाके कानून पास करें अपने आप को पावर्स देने के लिए। तो कर सकता है बिकॉज मेजोरिटी है। मगर वो जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल और अगले साल लाइकलीहुड यही है कि रिपब्लिकन्स जो है वो अपनी मेजोरिटी उनकी कांग्रेस के अंदर नहीं रहेगी, डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो जाएगी। लग ऐसी रहा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, यूरोपियन ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, चाइना रशिया भी अपने खिलाफ किए हुए, अब इंडिया भी अपने खिलाफ कर लिया है। ऊपर से वो उसने जुडिशरी जो है वहां की वो भी इसके खिलाफ होती जा रही है। एंड आई थिंक फाइनली ये जो उसके जो एजेंडा है टैरिफ्स का, वो इट्स नॉट वर्किंग। तो मेरा ख्याल है
डोनाल्ड ट्रंप कमजोर होगा गोइंग फॉरवर्ड। राइट उन्होंने ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी अपील्स कोर्ट के इस फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने अपनी उम्मीदें लगा ली हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अमेरिका को अजीम बनाने के इस मकसद में उनका साथ देगी।